हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल समानी और आज हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कंसोलिडेशन का बेसिक कंसेप्ट और हाउ टू कैलकुलेट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, लाइक रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बेसिक चीजें हमने देख रखी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे ये टॉपिक पेंडिंग है, how to prepare consolidated balance sheet, how to prepare consolidated P&L, intercompany transaction, chain holding, acquisition at different dates and intercompany holdings। तो ये सारे टॉपिक हमारे भी पेंडिंग है, तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ओके, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते टाइम अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो जो भी आइटम्स होते हैं, चाहे वो असेट साइड में हो चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो, हमें लाइन बाय लाइन करके उसे होल्डिंग कंपनी के साथ ऐड करते जाना है। ठीक है, और जो जो भी चीजें हमें, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे वो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो असेट हमें ऐड करनी है, लायबिलिटीज ऐड करनी है, रिजर्व जो भी हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से वो ऐड करना है। तो एक्चुअली बेहतर तरीका क्या है, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे कंसोलिडेट करते हैं। ओके, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की, इक्विटी शेयर होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की, इक्विटी शेयर, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल्स, मशीनरी, फर्नीचर, अदर नॉन करंट एसेट और शेयर्स इन एस लिमिटेड। यहाँ पे 800 शेयर एस लिमिटेड ने खरीद रखे हैं, एस लिमिटेड के। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2016 को ही रिजर्व का बैलेंस था सब्सिडरी के 25,000 और पीएनएल का बैलेंस था 15,000। ये सब्सिडरी का बैलेंस है। ओके, और मशीनरी की बुक वैल्यू, ये सारा सब्सिडरी के ही है। मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख थी और रिवैल्यूड प्राइस था 1.5 लाख। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 20,000, रिवैल्यूड प्राइस था 15,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है। ओके, सो स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले हमें देखना है कि सब्सिडरी है क्या, तो हमें सबसे पहले इसका परसेंटेज देखना पड़ेगा, होल्डिंग परसेंटेज कितना है। तो इसने 800 शेयर एक्वायर कर रखे हैं और इसके शेयर कितने टोटल सब्सिडरी के 1 लाख रुपए कैपिटल है और 100 रुपीज ईच। सो 1 लाख डिवाइड बाय 100, 1000 शेयर है। तो 1000 में से 800 शेयर इसके पास है, मींस 80% होल्डिंग इसके पास है और 20% किसका हुआ, माइनॉरिटी का हुआ। ओके, सबसे पहले हमें परसेंटेज देखना है, तो ये होल्डिंग कंपनी हुई इसकी, तो ये कंडीशन ट्रू है। दूसरा, अब हमें देखना है कि हमारा प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को उसने एक्वायर कर रखा है, मतलब, और यहाँ बैलेंस शीट 31 मार्च 2017, मतलब जो पूरा साल है वो प्री एक्विजिशन का है, मतलब इसने स्टार्टिंग में एक्वायर कर लिया था तो सारा प्री एक्विजिशन ही है। तो अगर एक बार मिड में एक्वायर करता है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पीरियड प्री है कौन सा पोस्ट है। ओके, यहाँ पे इस बैलेंस शीट का पूरा पीरियड ही पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ओके, सारा जो भी पीरियड है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है इस ईयर का। तो सेकंड में हम देखते हैं प्री और पोस्ट पीरियड क्या है। ठीक है, जब हमें पता चल जाता है प्री और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या है, तब हमें कैलकुलेट करना होता है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, तो प्री और पोस्ट, करंट ईयर तो सारा प्री है। ठीक है, और डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में जो जो भी रिजर्व होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं सब्सिडरी की बैलेंस शीट में, वो सब कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, प्री एक्विजिशन होते हैं। तो यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है कि रिजर्व का क्या बैलेंस था, पीएनएल का कितना बैलेंस था सब्सिडरी के। तो रिजर्व और पीएनएल,
रिजर्व का बैलेंस है 25,000, P&L का बैलेंस है 15,000। ओके, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी होता है। रिवैल्यूएशन जो भी होता है वो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। ओके, ऐसे कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट होता है। तो बुक वैल्यू थी 1 लाख और उसका रिवैल्यूएशन हुआ 1,50,000, मतलब 50,000 रिवैल्यूएशन, 50,000 ये हुआ मशीनरी का। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 20,000 और रिवैल्यूएशन हुआ 15,000 पे, तो 5,000, तो टोटल 45,000। तो ये हमारा हो गया टोटल कैपिटल प्रॉफिट। कितना हुआ? 45, 25, 70, 85,000। पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन हम दो, पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास P&L भी है और रिजर्व भी है। ओके, तो हम इसको अलग अलग देखते हैं। P&L था 15,000 और उसका बैलेंस इंक्रीज हो गया 25,000, तो P&L इंक्रीज हुआ 10,000। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो वो इंक्रीज हुआ इस साल। और ये साल हमारा पूरा पोस्ट है, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट में हमने पोस्ट में लिखा है। रिजर्व 75,000 हो गए, ओपनिंग थे 25,000, तो 50,000 इंक्रीज हो गए। ओके, 25 थे 75 हो गए, मतलब 50,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो और हमने एक और चीज देखी थी कि रिवैल्यूएशन के कारण जो भी डेप्रिसिएशन में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से लेस होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू ये थी 1 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है 90,000, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000 रुपए ओरिजिनल डेप्रिसिएशन मशीन का। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है और 17,000 हो गई, मतलब 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पे। यहाँ वैसे हमें रेट भी दे रखी है 10% और 15%। और रिवैल्यूड अमाउंट पे हमारा प्रॉफिट, हमारा डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए था? 15,000, सॉरी 1,50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, मतलब 15,000 डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। तो ये हमें 5,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन लगाना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके, और फर्नीचर का वैल्यूएशन हुआ था 15,000, तो 15,000 का 15% 2250, तो लगना चाहिए था 2250 और लगा है 3,000, तो मतलब 750 एक्स्ट्रा लगा है, तो वापस वो एज ए प्रॉफिट ट्रीट होगा और ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें लगाना उसे लेस कर देंगे, और ये क्योंकि रीवैल्यू डाउन हुआ है तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन लग गया था, तो उसे ऐड कर देंगे। तो ये दोनों है डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अब हम देखेंगे P&L का ये कितना बैलेंस है? 5,750 और ये है 50,000। तो ये हमारी कैलकुलेशन हुई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू में P&L की और रिजर्व की। अब ये मैं हटा रहा हूं, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, होल्डिंग का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी का कितना है। तो होल्डिंग का परसेंटेज है 80%, माइनॉरिटी का परसेंटेज 20%। सो इसका 20% हुआ 17,000 और 80% हुआ 68,000। ये 20% 0, ओके 1150, ओके, और ये कितना हुआ 4600 होल्डिंग का, और इसमें 80% मतलब 40,000 और 10,000। तो ये हमने कैलकुलेशन किया प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह का, और उसे डिवाइड कर दिया होल्डिंग और माइनॉरिटी में। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन। तो मैं ये ऊपर वाला हटा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या करते थे कि जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से
जो भी शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा माइनस कैपिटल प्रॉफिट में से उसका हिस्सा, वो हम लेस कर देते थे। तो यहाँ हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,60,000, ओके, और 80% मतलब 1,00,000 का 80% हमारे पास है, मतलब 80,000, और कैपिटल प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 68,000। ये दोनों की टोटल हो गई 1,48,000, 1,48,000 माइनस 1,60,000, सो ये 12,000 का क्या हुआ, क्योंकि जितने उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस हमने उसे दे रखा है, उससे ज्यादा वैल्यू हमने उसे दे रखी है, पैसे उसे दे रखे हैं, मतलब ज्यादा किस लिए दिए होंगे, गुडविल के लिए। तो क्योंकि जब भी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो गुडविल होता है, तो ये हमारा गुडविल हो गई, ओके। अब होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम क्या लेते हैं कि कैपिटल में उनका हिस्सा, कैपिटल प्रॉफिट में उनका हिस्सा, और रेवेन्यू प्रॉफिट्स और रिजर्व में उनका हिस्सा। तो कैपिटल में उनका हिस्सा 20,000, कैपिटल प्रॉफिट में उनका हिस्सा 17,000, पीएनएल में उनका हिस्सा है रेवेन्यू 1150, और रिजर्व में उनका हिस्सा है 10,000। जीरो 5, ओके, 17,000 है, 1,8,4,150, ओके। तो मैं यहाँ ये सब नोट कर दूंगा कि हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 4,8,150, गुडविल हमारी कैलकुलेट हुई है 12,000। तो अभी हमने प्री पोस्ट एक्विजिशन की कैलकुलेशन कर ली, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन कर ली, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, ओके। अब हमें देखना होता है, अब हमें देखना है कि रिजर्व का क्या बैलेंस होगा, होल्डिंग कंपनी में पीएनएल का क्या बैलेंस होगा। तो अभी एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर हम साथ में देखते हैं वो। ये मैं रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी कैलकुलेशन में काम आएगा। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो अब हम लाइन बाय लाइन ऐड करते जाएंगे। मशीनरी में होल्डिंग कंपनी खुद की वैल्यू है 3,00,000, ओके। और अब सब्सिडरी कंपनी की जो भी हमने रिवैल्यूड प्राइस ली है वो लेंगे। अब रिवैल्यूड प्राइस से उसकी 1,50,000 और उस पर डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग लगा है 15,000, मतलब उसकी वैल्यू होगी 1,35,000। तो ये हमारी मशीन हो गई 4,35,000। आपको एग्जाम में बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनानी है। यहाँ जब कन्वीनियंस के लिए मैं इसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ओके। फर्नीचर होल्डिंग की खुद की वैल्यू है 1,50,000 और इसका रिवैल्यूएशन होता है 15,000 पे। तो ये हुआ मशीनरी, ये हुआ फर्नीचर। सो उसके खुद की वैल्यू है 1,50,000, ओके, और उसका रिवैल्यूएशन हुआ था 15,000 पे। सो 15,000 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था 15%, मतलब 2,250। 15,000 पे 15% मीन्स 2,250। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 12,750। तो 12,750, तो ये हो जाएगा 1,62,750, 12,750। तो ये हुआ 1,62,750। फिर है अदर नॉन करंट एसेट, ये ऐसा कैसे ऐड हो जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट 5,90,000। अब ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहां से ये और यहां से ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इसकी कैपिटल में ही है तो
यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और जैसे इसकी कैपिटल रिमूव हो जाएगी उसकी कैपिटल हम लिखेंगे नहीं, तो इसलिए शेयर उसके नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट। अब इधर आते हैं, एक और चीज है गुडविल। यहाँ तो मैं यही लिख देता हूँ, बट आपको जब भी आप बनाए बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर स्ट्रक्चर से बनाए। गुडविल ये हमने कैलकुलेट की 12,000 रुपए की गुडविल है, तो गुडविल को असेट साइड में दिखाएंगे 12,000। ओके, अब इधर ट्रेड पेबल्स दोनों 207 ऐड होके हो जाएंगे। अब आता है उसके पहले माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, तो इधर से हमने गुडविल लिया वो बैलेंस शीट में दिखाया, इधर से हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर लेंगे उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब P&L, तो P&L में होल्डिंग कंपनी का खुद का बैलेंस है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख उसका खुद का बैलेंस है। और अब हम क्या करेंगे कि P&L में सब्सिडरी के P&L में होल्डिंग का कितना हिस्सा था, तो यह हमने कैलकुलेशन की थी, ये कैपिटल प्रॉफिट था, ये रेवेन्यू में P&L था और ये रेवेन्यू रिजर्व था, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये ले लेंगे, ये होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है 4,600, 104600। अब रिजर्व है 2 लाख। अब रिजर्व में सब्सिडरी के रिजर्व में होल्डिंग का कितना हिस्सा है, तो यहाँ हमने रिजर्व की कैलकुलेशन की थी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, तो ये 40,000 है, 2,40,000 रिजर्व हो गए और इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। तो ये टोटल बराबर ही आनी चाहिए। अब ये टोटल मैं अभी कर नहीं रहा, तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बार बेसिक स्टेप आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले उसका होल्डिंग परसेंटेज देखो, कितना होल्डिंग परसेंटेज है, उसके बाद देखो कि भाई कौन सा क्या प्री एक्विजिशन पीरियड है, क्या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, क्योंकि उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट स्टेप जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड में हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में प्रॉफिट और रिजर्व दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन करो, क्योंकि वो हमें आगे जाके इसमें ऐड करना पड़ता है, रिजर्व का हिस्सा रिजर्व में, P&L का हिस्सा P&L में, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमें देखना होता है कितना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये होने के बाद अब हम लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो आप इसका ये जो मैंने यहाँ किया है आप सबका वर्किंग नोट बना सकते हैं कि फर्नीचर की वैल्यू कैसे आ रही है, मशीनरी कैसे आ रही है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरह से हमें ऐड करना है। और फिर गुडविल की वैल्यू एसेट साइड में अगर कैपिटल से हो जाता है इधर आ जाता और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इधर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमने देखा है कि आज हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हमने जो स्टार्टिंग में हमने बताया था वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछें कमेंट्स में, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।